स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है विनायक नेशनल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के मॉडल फर्स्ट के डीसी जनरेटर चैप्टर को, जिसमें टोटल 56 क्वेश्चन होने के कारण इसको दो भागों में बांटा गया है। तो पहले भाग में हम 28 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट बाय यक्स इन डीसी जनरेटर। मतलब कि डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो इसमें जो यक्स दिखाया गया है उसके सभी मतलब कि भाग जो है, जो यक्स दिखाया गया दर्शाया गया है, उसके भाग के नाम पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन इसमें है ए आर्मेचर कोर। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया है ब्रश। तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है कम्यूटेटर रेजर। चौथा ऑप्शन डी इसमें दिया है कम्यूटेटर सेगमेंट खंड। तो देखिए, इसके सभी भागों के पहले नामों को हम देखते हैं। तो इसका भाग दिया है, जैसे ये यक्स, पहले इसको क्या बोलते हैं, इंड कैप। फिगर से समझते हैं, END इंड कैप। फिर इसके भाग का नाम क्या है, मतलब सभी भागों के नाम लिख देते हैं। तो इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट इस भाग का नाम है, इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट। फिर उसके बाद ये इस भाग का नाम क्या है, कम्यूटेटर रेजर। इसका इस भाग को बोलते हैं कम्यूटेटर रेजर। रेजर। तो इसमें देखिए, हमें यक्स से जो भाग दर्शाया गया है उस भाग का नाम पूछा जा रहा है। तो आर्मेचर कोर इसमें नहीं होगा, ये गलत है। फिर उसके बाद ब्रश, बी ऑप्शन भी गलत है, ब्रश इसमें नहीं है। फिर उसके बाद कम्यूटेटर रेजर, तो यक्स के रूप में जो दिखाया गया है कम्यूटेटर रेजर को दिखाया गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और कम्यूटेटर सेगमेंट, तो कम्यूटेटर जो सेगमेंट है ये है, इंसुलेटेड कॉपर सेगमेंट इसको बोलते हैं। तो इसका ये भाग है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का नाम क्या है। तो देखिए, इसमें जो फिगर दर्शाया गया है इस भाग को हम बोलते हैं, इसको आर्मेचर, ARMATURE आर्मेचर।
और इसके ये दो सिरे A1 A2, इसके आर्मेचर के सीरीज में ये सीरीज बाइंडिंग है, RIES सीरीज बाइंडिंग। उसके बाद ये आर्मेचर के समांतर में इस बाइंडिंग का नाम है पैरेलल बाइंडिंग। पैरेलल बाइंडिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिया है, सभी ऑप्शन को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस भाग का नाम है लोड। तो पहला ऑप्शन है लॉन्ग शंट कंपाउंड डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। दूसरा ऑप्शन है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तीसरा ऑप्शन सी है कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। चौथा ऑप्शन डी है कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो इसमें देखिए ये फिगर के अनुसार ये इसके क्या है, समांतर ये सीरीज में है। तो इससे सिद्ध होता है कि ये डिफरेंशियल लॉन्ग शंट है। लॉन्ग शंट टोटल ऑल ओवर सबसे इसमें बाइंडिंग है लॉन्ग शंट, ये सीरीज में होने के कारण। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। इसमें ये नहीं होगा क्योंकि डिफरेंशियल लघु शंट दिया है, लघु नहीं होगा क्योंकि ये समांतर में इसके बाइंडिंग है, मतलब कि आर्मेचर के समांतर में बाइंडिंग है, ये नहीं होगा। फिर कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। कम्युलेटिव का मतलब ये हो गया कि संचयी, जो सब इकट्ठा हो, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल है, डिफरेंट किया जा रहा है। फिर उसके बाद कम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड, संचयी लघु शंट यौगिक, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा। तो चलिए स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है इसमें। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। मतलब कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन इसमें है कार्क स्क्रू रूल। दूसरा ऑप्शन भी राइट हैंड पालम रूल, दाहिने हाथ की हथेली का नियम। तीसरा है सी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चौथा है इसमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो स्टूडेंट देखते हैं इसमें डीसी जनरेटर है, तो जनरेटर में ईएमएफ की दिशा जो ज्ञात करना होता है वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। यदि यही मोटर होता है, जनरेटर की जगह पर मोटर होता है, तो मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि डीसी जनरेटर, तो जनरेटर में जब भी लगता है तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग होता है। तो इसमें देखिए, और इसमें पहला ऑप्शन है कार्क स्क्रू नियम। तो कार्क स्क्रू नियम से हम धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। इसमें डीसी जनरेटर ईएमएफ दिया है, ईएमएफ का मतलब होता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ई से इलेक्ट्रो, एम से मोटिव फोर्स, मतलब कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब कि विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल इससे नहीं होगा क्योंकि धारा की दिशा निकाली जाती है।
फिर दाहिने हाथ की हथेली का नियम, इससे उसकी डायरेक्शन की दिशा को पता करते हैं, धारा की, ये भी नहीं होगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम मोटर के विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करते हैं, ये भी नहीं होगा। हमें निकालना क्या है, पता क्या करना है कि जनरेटर, तो जनरेटर का सही ऑप्शन होता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हम उसकी दिशा को ज्ञात करते हैं। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया है स्टूडेंट। विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। ये इसमें पूछ रहा है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल को निकालने के लिए ई का मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको निकालने के लिए ई बराबर होता है फाइव जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। तो अब देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया है। फाइव जेड एन, देखिए फाइव जेड एन बाई 60 केवल दिया है, पी बाई ए नहीं दिया, ये गलत होगा। फिर फाइव जेड एन बाई 60 इंटू ए बाई पी दिया है, ए बाई पी नहीं होता, पी बाई ए होता है, ये भी गलत। फाइव जेड, देखिए अब नीचे फाइव दे दिया है, ये भी गलत। अब देखिए फाइव जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ए। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। फार्मूला ये होता है ई बराबर फाइव जेड एन बाई 60 इंटू पी बाई ए। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5, क्या दिया है स्टूडेंट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ ऑफ ए डीसी मोटर। मतलब कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर में। अभी इसके पहले हम पढ़े उत्पन्न विद्युत वाहक बल की गणना करने का सूत्र, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, ईएमएफ की गणना करने का सूत्र हमको बताना है। तो इसमें देखिए सबका ऑप्शन इसमें दिया है, हिंदी में भी दिया है और इंग्लिश में भी दिया है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन दिया है कि ईबी बराबर वी बटे आई ए इंटू आर ए वोल्ट। तो ईबी का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बी बैक, बैक का मतलब देखिए ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है एक डीसी मोटर। व्हाट इज दी फार्मूला कैलकुलेट बैक ईएमएफ। देखिए यहाँ पर दिया बैक, एक डीसी मोटर में बैक ईएमएफ के गणना कर, उसी को बोलते हैं ईबी, बी से बैक हो जाएगा, ई से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। तो ईबी निकालने के लिए फार्मूला ये नहीं होता है। फिर उसके बाद दूसरा दिया ईबी बराबर वी गुणे आई इंटू आर ए वोल्ट्स, ये भी नहीं होता है। फिर तीसरा ऑप्शन दिया है ईबी बराबर वी माइनस आई ए इंटू आर ए, मतलब कि ये होता है इसमें वी माइनस आई ए इंटू आर ए। ईबी बराबर वी का मतलब टोटल वोल्टेज, मेन वोल्टेज जो होता है, और एक फार्मूला पे वी बराबर आई इंटू आर। तो आई ए यहाँ पर दिया है, उसके बाद आर ए दिया है, मतलब कि आई ए का मतलब कि आर्मेचर, मतलब कि
धारा, ये आर्मेटर रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखिए भी मेन वोल्टेज में से अगर IA इंटू RA हम निकाल देंगे तो हमको हमें क्या पता लगेगा, EB। तो EB निकालने का फार्मूला यही होता है, EB बराबर V माइनस IA इंटू RA। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा ऑप्शन दिया EB बराबर V प्लस IA इंटू RA। जब हम इसको जोड़ देंगे तो डिफरेंस नहीं पता लगेगा, डिफरेंस नहीं होगा तो हमारा जो बैक EMF निकलेगा वो नहीं पता लगेगा। तो इसका ये भी गलत होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि फिगर एक दिया है, इस फिगर के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है इसमें। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट यक्स। कह रहा है कि इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसको पूछा जा रहा है। जो यक्स दिखाया गया है फिगर में उस भाग का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए इसका जो नाम है, इसका सॉलिड पोल, इस भाग का नाम, इसको बोलते हैं SOLIDE, सॉलिड पोल। फिर उसके बाद है इसमें पोल कोर बोलते हैं इसको, सॉलिड पोल कोर। अब उसके बाद इस भाग का यक्स के रूप में रिविट्स, इसको बोलते हैं हम रिविट्स। देखिए यहाँ रिविट लगी है, रिविट्स, REVITES, रिविट्स। फिर उसके बाद अब देखिए ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं, तब जो बच्चे भाग हैं उनके लिखेंगे उनको तो ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें दिया पहला ऑप्शन ध्रुव की नोक, मतलब ऑप्शन ए दिया है ध्रुव की नोक, ऑप्शन बी ध्रुव कुंडली, ऑप्शन सी पोल कोर, ऑप्शन डी पोल शू। तो इसका 6 क्वेश्चन है। तो 6 में देखिए पोल शू, इसका जो इस भाग को हम बोलते हैं पोल शू, POLE शू, SHOE, पोल शू। तो अब देखिए फिगर से हमको ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इसमें पूछा जा रहा है तो पोल कोर, पोल कोर तो होगा नहीं, क्योंकि पोल कोर जो है ये भाग है। अब ध्रुव की नोक ये देखिए रिविट्स है, उसके बाद यहाँ पर पोल शू, तो इस भाग को ही हमें पूछा जा रहा है, एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें देखिए पोल शू हमारा फिगर से सही ऑप्शन होगा, पोल शू। तो बच्चों आगे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, जनरेटर का which energy is converted into electrical energy by जनरेटर। कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो जनरेटर जो होता है मैकेनिकल ऊर्जा लेता है, उस किसी द्वारा कार्य किया जाता है,
मैकेनिकल ऊर्जा को किस में बदलता है? इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में। तो ऑप्शन इसमें ए है ऊष्मा, गलत। ऑप्शन बी गतिशील, गलत। ऑप्शन डी रासायनिक, ये भी गलत है। ऑप्शन सी रासायनिक, ये भी गलत है। ऑप्शन डी यांत्रिक, मतलब इसी को हम कहते हैं मैकेनिकल। MECHANICAL, मैकेनिकल एनर्जी, ENERGY। मैकेनिकल एनर्जी को मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर होता है हमारा बदलता है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा कि व्हाट इज द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड। डीसी जनरेटर फील्ड का नाम इसमें क्या है? तो डीसी जनरेटर फील्ड का नाम इसमें पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है इसमें लघु शंट औगिक जनरेटर। ऑप्शन बी है लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ऑप्शन सी है विभेदक औगिक जनरेटर। ऑप्शन डी है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, संचयी औगिक जनरेटर। तो इसमें देखिए इसका जो सही ये फिगर जो है इसमें टोटल जोड़ा गया है, टोटल के बारे में पूछा गया है। तो इसका जो फिगर के माध्यम से हम देख रहे हैं, इसमें इसको हम बोलते हैं टोटल एनर्जी। तो देखिए टोटल का मतलब संचयी कंपाउंड जनरेटर, इकट्ठा मतलब किसमें हो रहा है? संचयी कंपाउंड औगिक जनरेटर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें नहीं होगा, लघु शंट है, क्योंकि ये संचयी हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो लघु नहीं होगा, ज्यादा होगा। लॉन्ग शंट कंपाउंड नहीं होगा। फिर शॉर्ट शंट विभेदक औगिक डिफरेंशियल कंपाउंड नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल मतलब कि संचयी औगिक जनरेटर। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं कौन सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, क्या दिया है। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है? एक डीसी जनरेटर का सिद्धांत कैसे काम करता है? तो देखिए जनरेटर है, तो जनरेटर जो होता है हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है, क्योंकि जनरेटर के द्वारा हमें मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदला जाता है। तो इसमें कार्क स्क्रू नियम नहीं होगा, क्योंकि हमें धारा यहाँ पर पता किया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मोटर है, मोटर पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कार्य करता है। तीसरा ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। देखिए ये जनरेटर पर कार्य करता है, लेकिन क्या है, फ्लेमिंग के जो तीसरा नियम होता है धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है, किसमें? जनरेटर में। लेकिन हमको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सिद्धांत पूछ रहा है, तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रकार ये तीनों गलत है। पहला लास्ट इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जो हमारा जनरेटर होता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पर कार्य करता है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। कह रहा है कि गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है। देखिए गतिशील रूप से प्रेरित, तो ऑप्शन इसमें पहला दिया BL V वोल्ट, ऑप्शन बी BL साइन वोल्ट, साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन सी BL V साइन थीटा वोल्ट, ऑप्शन डी BL V कास थीटा वोल्ट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में जो सही होगा गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ है, तो ईएमएफ का फार्मूला होता है BL V साइन थीटा। ठीक, इसका फार्मूला होता है किसका, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ BL V साइन थीटा। तो जो इसमें ऑप्शन में होगा वही सही होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा है, सी BL V साइन थीटा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, BL V साइन थीटा। ठीक, तो ईएमएफ बराबर इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। तो यही पढ़ाना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। चुंबकीय व्हिच रूल इज यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें है कार्क स्क्रू का नियम, ऑप्शन बी है दाहिने हाथ की हथेली का नियम, ऑप्शन सी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऑप्शन डी है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो क्वेश्चन नंबर 12 में है जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए यदि हम फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम देखते हैं क्या है। यदि दाहिना हाथ ये है, यदि हम अपने दाहिने हाथ की तीनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो हमारा जो अंगूठा होगा वो क्या दर्शाएगा, इसमें तर्जनी क्या दर्शाएगी, उसके बाद मध्यमा क्या दर्शाएगा। तो इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से निकाली जाती है, क्योंकि इसका ही इसमें उपयोग होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आगे का क्वेश्चन देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों। चलिए फिगर देखिए, इसमें फिगर में क्या क्या दिया है हमारे क्वेश्चन के माध्यम से। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर का भाग का नाम क्या है। जो फिगर दिया है इसमें पूरे भाग का नाम पूछ रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का ये पहला ऑप्शन है स्टेटर। तो स्टेटर उसको कहते हैं जिसमें संपूर्ण बाइंडिंग होती है, स्टेटर नहीं है, गलत।
पोल कोर, ध्रुव पोल इसको कहते हैं, जिसमें ये भी नहीं है, पोल कोर नहीं है। पोल शू भी नहीं है। ये देखिए योक आर फ्रेम, जो फिगर होल फिगर दिया है, होल फिगर इसको बोलते हैं, HOLE होल फिगर, FIGURE होल फिगर जो दिया है उसका पूरे का नाम पूछ रहा है, तो इसको बोलते हैं योक या फ्रेम। और इसमें देखिए ये वाला है, इसको हम टर्मिनल बोलते हैं, TERMINAL टर्मिनल। इसको इसका बेस बोलते हैं, ठीक। और ये सब इसमें है फिगर, तो ये सब के माध्यम से टर्मिनल हुए, ये बेस है, फिर उसके बाद ये पूरे को पोल या फ्रेम कहते हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, योग या फ्रेम। आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए चलिए देखिए आगे सवाल दिया है इसमें, देखिए कर हाउ मेनी पैरेलल पाथ इन डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग ऑफ ए 4 पोल डीसी जनरेटर। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैब बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैब, L इक्वल टू लैब बाइंडिंग है, L इक्वल टू P, मतलब कि लैब बाइंडिंग में जो समांतर पथों की संख्या होती है पोलों की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें देखिए डुप्लेक्स लैब डबल, तो 4 पोल है तो डुप्लेक्स हो जाए, क्या होगा 4 गुणे 2 8, कितना हो गया 8। तो ये सवाल है, तो जो क्वेश्चन के माध्यम से इसका सही ऑप्शन आया ऑप्शन नंबर सी, 8 हमारा आंसर होगा, और सब इसमें गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा 8। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए, ठीक। तो ऑप्शन ए दिया है साइड एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी दिया है पोल शू लेमिनेशन, ऑप्शन सी दिया है कम्यूटेटर खंड, ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो देखिए इसमें जो है डीसी जनरेटर के भाग का नाम जो है, इसमें साइड इन प्लेट्स ये नहीं होगा है। इसमें देखिए GNA बोलते हैं GNA, मतलब कि एक्सिस है इसका, GNA एक्सिस है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि जनरेटर के भाग का जो फिगर दिया है, इसमें नाम को पूछा जा रहा है, तो साइड एंड प्लेट्स नहीं है। फिर उसके बाद पोल शू लेमिनेशन भी नहीं है। उसके बाद कम्यूटेटर खंड, कम्यूटेटर रेजर जो था ऐसे बना होता है, ऐसे बना करके
ये भी नहीं है, ये आर्मेचर पोल लेमिनेशन है, आर्मेचर पोल लेमिनेशन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है। आगे का क्वेश्चन है 50 के बाद 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन ए डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। कह रहा है इन सीरीज विथ, पहला ऑप्शन है इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। दूसरा ऑप्शन है इन पैरेलल विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ समांतर में। तीसरा ऑप्शन है इन सीरीज विथ शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में। चौथा ऑप्शन है इन पैरेलल विथ शंट फील्ड के साथ समांतर में। तो देखिए डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होता है, जैसे मान लीजिए कि डीसी जनरेटर है तो इंटरपोल जो होगा, अब डीसी जनरेटर में ऐसे ए आर्मेचर हो गया, ए आर्मेचर, यहाँ पर A1 A2 और फिर उसके बाद ये बाइंडिंग सीरीज बाइंडिंग, और यहाँ से के समांतर में शंट वायरिंग, और इधर हम लोड दे देंगे RL। ठीक, तो पूछा जा रहा है इसमें इंटरपोल जो जुड़े होते हैं आर्मेचर के साथ समांतर में होते हैं। जैसे ये आर्मेचर है, आर्मेचर के साथ ये बाइंडिंग का नाम लिख देते Y1 Y2 टर्मिनल, ये D1 D2 लिख देते हैं। तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़े होते हैं, आर्मेचर के साथ समांतर में। देखिए ये आर्मेचर है, आर्मेचर के समांतर में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कला में ऑप्शन नंबर नहीं, सॉरी, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर के साथ सीरीज में, आर्मेचर के साथ श्रृंखला। जो ये वाला आर्मेचर है ये सीरीज में जुड़ा है तो आर्मेचर के साथ श्रृंखला में होगा, समांतर में नहीं होगा। तो ये गलत है, समांतर में। फिर उसके बाद शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, शंट फील्ड ये है तो इसके श्रृंखला में नहीं होगा क्योंकि ये समांतर में है। फिर इन पैरेलल विथ शंट फील्ड के साथ समांतर में, फिर शंट फील्ड ये है, इसके साथ समांतर नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। आगे क्वेश्चन देखिए 17, कह रहा कि व्हाट इज द सेंसिटिव ऑफ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन ए सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता क्या है। मतलब कि जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर है उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है उसकी जरूरत क्यों होती है। ऑप्शन ए है बिल्ड अप दी वोल्टेज, वोल्टेज का निर्माण करने के लिए। ऑप्शन बी है इसमें रिड्यूस दी फील्ड करंट, फील्ड करंट कम करने के लिए। ऑप्शन
सी इसमें है आर्मेचर करंट कम करें। ऑप्शन डी है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का आएगा, एक स्वयं उत्तेजित जो अपने आप मतलब एक्साइटेड होता है जनरेटर, वो वोल्टेज का अगर निर्माण नहीं करेगा तो स्वयं उत्तेजित नहीं होगा, स्वयं चालू नहीं होगा। तो वोल्टेज का निर्माण करने के लिए होता है एक स्वयं उत्तेजित जनरेटर अवशिष्ट चुंबकत्व। अवशिष्ट चुंबकत्व का काम होता है वोल्टेज का निर्माण करना। इसका सही ऑप्शन होगा इसमें ए। और देखिए फील्ड करंट कम, फील्ड करंट कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि स्वयं उत्तेजित है। ऑप्शन बी सी जो है आर्मेचर करंट कम, ये भी नहीं होगा। अगर आर्मेचर करंट कम हो जाएगी तो स्वयं उत्तेजित नहीं होगा। फिर उसके बाद है नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखें, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज कहां से मिलेगा जब स्वयं उत्तेजित नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दिया है। हाँ देखिए, which are the 2 points that the brush constant resistance measured in DC मशीन। DC मशीनों में वे कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं? तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 18 का पहला ऑप्शन विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, तीसरा ऑप्शन ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, चौथा ऑप्शन ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध। तो इसमें देखिए जो दिया है कि जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं, तो इसमें ब्रश और कम्यूटेटर, ब्रश संपर्क का कैसे होगा, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का जो प्रतिरोध होगा, संपर्क होगा, वही मापेंगे। तो इसमें देखिए ये सही ऑप्शन होगा। और सब मतलब कि क्या सही है कि नहीं देखते हैं। विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, तो विपरीत कम्यूटेटर नहीं होगा तो कहां से विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध होगा? ये गलत है। फिर ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ये भी गलत है। फिर ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध, देखिए ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध जो होगा तो संपर्क जो ब्रश संपर्क के प्रतिरोध को नहीं माप पाएंगे, इसलिए गलत। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दिया है इसमें फिगर के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस वोल्टेज ड्रॉप को यक्स के रूप में चिन्हित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 19। यक्स जो फिगर है, ये जो दिखाया गया है फिगर में, यक्स जो दिया है वो किस वोल्टेज ड्रॉप को चिन्हित कर रहा है? ऑप्शन ए पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ऑप्शन सी आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देखिए वोल्टेज का क्या हो रहा है, यहां पर घट रहा है, इसलिए ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप होगा।
क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन ड्राफ्ट इसलिए आर्मेचर के कारण रिएक्शन करने के कारण वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। और ऑप्शन ए देखते हैं, फुल लोड वोल्टेज ड्रॉप, फुल लोड वोल्टेज पाथ, फुल लोड वोल्टेज पाथ नहीं होगा। ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज पाथ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी शंट फील्ड वोल्टेज पाथ, तो शंट फील्ड नहीं होगा इसमें, जब भी होगा आर्मेचर ही होगा, तो गलत होगा ऑप्शन डी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इसका। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है इसमें। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। ये कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये हो गया आर्मेचर, A1 दो सिरे होंगे, A2। कह रहा है कि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है, शंट फील्ड ये हो गया, ये आर्मेचर के समांतर में, ये शंट फील्ड हो गया। और D1 D2, तो सीधी सी बात है, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है, कंपाउंड जनरेटर पूछ रहा है, तो शंट कंपाउंड जनरेटर होगा। तो देखिए इसमें लॉन्ग शंट कंपाउंड, संचयी यौगिक ये नहीं होगा, फिर विभेदक यौगिक ये भी नहीं होगा, और लघु शंट, तो या तो लघु शंट होगा या तो लॉन्ग शंट होगा। तो लेकिन हमें जो क्वेश्चन 20 है, 20 में कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा है। तो देखिए इसमें आर्मेचर के समांतर में, तो लघु शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, क्योंकि समांतर में कह दिया है, और सब गलत होंगे क्योंकि समांतर में पहले ही कह दिया है। तो शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर होगा, ऑप्शन 20 का डी सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है आगे का। आगे क्वेश्चन देखिए, 21, क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। मतलब कि इंग्लिश में दिया है, व्हाई द आर्मेचर कोर ऑफ ए डीसी जनरेटर इज लेमिनेटेड। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर लेमिनेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है, ताम हानि को कम करें। ऑप्शन बी घर्षण हानि को कम करें। ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि को कम करें। ऑप्शन डी है भंवर धारा हानि को कम करें। तो इसमें देखिए डीसी जनरेटर के कोर जो होते हैं एलिमिनेटेड करने का मुख्य कारण होता है कि भंवर धारा हानि को कम करना। भंवर धारा हानि क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसमें ताम्र हानि को कम करें नहीं होगा। क्यों ताम्र हानि नहीं होगी, क्योंकि ताम्र हानि जब लोड दिया रहता है तभी होती है। घर्षण हानि को कम करें, मूवेबल पार्ट में घर्षण हानि होती है। हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए ये भी नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
डी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट आगे क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है 22। डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? बताइए। एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध जो होता है बहुत कम क्यों होता है? ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन बी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। ऑप्शन सी कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं। ऑप्शन डी आर्मेचर का तापमान कम करने के लिए। तो ये 22 है। देखिए बच्चों, इसमें डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध कम क्यों है? अगर डीसी जनरेटर है, अगर आर्मेचर प्रतिरोध कम नहीं होगा तो इसमें आर्मेचर धारा कम करने के लिए, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए, देखिए रेजिस्टेंस जब कम होगा, रेजिस्टेंस आर जब कम होगा तो विद्युत धारा क्या होगी? आसानी से प्रवाहित होगी। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करेगा। जब धारा आसानी से प्रवाहित होगी तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? कम होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। तो इसमें आर्मेचर धारा कम करने के लिए, आर्मेचर धारा कम नहीं होगी। फिर कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं। तो यहाँ वजन से तात्पर्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? प्रतिरोध से मतलब है, वजन से मतलब नहीं है। ये गलत हुआ है। फिर इसमें डी ऑप्शन है आर्मेचर का तापमान कम करें। तो प्रतिरोध कम होगा तो तापमान क्या होगा? कम नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन डी भी गलत होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही है। तो आगे का क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दिया है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाई द डीसी जनरेटर शुड रन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओनली। कह रहा है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, लिखा है। तो ऑप्शन ए इसमें है क्वेश्चन नंबर 23 का, ब्रश को नुकसान से बचाएं। ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें। ऑप्शन सी आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें। ऑप्शन डी है आर्मेचर अतिभारित करने से बचें। तो देखिए डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? देखिए क्लॉक वाइज, घड़ी की दिशा ऐसे होती है क्लॉक वाइज, सी के क्लॉक वाइज दिशा में। तो देखिए जनरेटर, जब भी जनरेटर काम करता है तो क्लॉक वाइज दिशा में काम करता है। मोटर एंटी क्लॉक वाइज, यदि मोटर होगा एंटी क्लॉक वाइज, ठीक। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में ही क्यों चलाना चाहिए? तो अवशिष्ट चुंबकत्व जो होगा घड़ी की दिशा में चलाने से हमारा नष्ट नहीं होगा, मतलब कि अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा होगी। तो इसका सही ऑप्शन बी है, बी होगा। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से
बचें। तो देखिए आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से जो बचाव होता है उससे नहीं मतलब है हमको, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व से मतलब है। फिर ऑप्शन नंबर डी, जनरेटर अति भारित करने से बचें। तो जनरेटर ओवरलोड नहीं होगी। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी आंसर गलत है हमारा। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्लॉकवाइज में चलाने से अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा होती है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। सिखा जाता बीच में, मतलब है सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है कि क्वेश्चन 24, व्हाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर। बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो देखिए ऑप्शन ए इसमें दिया है, अधिक लोड कनेक्ट करें, कनेक्ट मोर लोड्स। 24 का ऑप्शन भी देखिए, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें। ऑप्शन सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। ऑप्शन डी, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। तो देखिए डीसी जनरेटर में घुमावदार मतलब कि वाई कंपनसेटिंग बाइंडिंग, घुमावदार क्षतिपूर्ति, मतलब कंपनसेटिंग बाइंडिंग का मतलब होता है हिंदी घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो इसमें देखिए अधिक लोड कनेक्ट, लोड से मतलब नहीं होता है, क्योंकि जनरेटर जो कंपनसेटिंग बाइंडिंग होती है लोड से मतलब नहीं होती है, लोड से नहीं जुड़ी होती है, ये गलत है। फिर रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट, कम्यूटेशन प्रभाव को कम करने के लिए, ये भी कम्यूटेशन प्रभाव कम नहीं होता है कंपनसेटिंग बाइंडिंग से, गलत ऑप्शन, भी गलत ऑप्शन है। फिर उसके बाद है न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। यही इसमें होता है कि न्यूट्रलाइज कर देता है आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 24 का। फिर ऑप्शन डी दिया, जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं, दक्षता नहीं बढ़ती है, ये भी गलत ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 24 का सही ऑप्शन सी। तो बच्चों आगे क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है। 25 क्या दिया है, व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अ वोल्टेज। कह रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। अगर डीसी जनरेटर वोल्टेज को नहीं बना पा रहा है तो उसका क्या कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, ढीले ब्रश संयोजन। ऑप्शन बी, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है। ऑप्शन सी, फील्ड प्रतिरोध क्रांति प्रतिरोध से ऊपर है। ऑप्शन डी, प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो है डीसी जनरेटर वोल्टेज का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब इसमें फील्ड प्रतिरोध जो होता है क्रांति क्रिटिकल प्रतिरोध से ऊपर होता है, तब इसमें क्या होगा, हमारा वोल्टेज का निर्माण डीसी जनरेटर नहीं करेगा। तो ढीले ब्रश संयोजन से कोई लेना देना नहीं है इसमें। फिर आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। और चौथा दिया है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है, ऊपर नहीं होता है, हमेशा नीचे होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी, 25 का सी सही है। तो बच्चों आप लोग पूरे मन से लगे रहिए हमारे वीडियो में और आगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26। करंट जनरेटर का नाम क्या है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है? क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड। देखिए यहाँ पर लिखा होगा व्हाट इज द नेम ऑफ जनरेटर इट इफ इट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ आर्मेचर। तो यहाँ फिगर बनाते हैं। पैरेलल विथ जनरेटर का नाम क्या है? इसका क्षेत्र मतलब फील्ड। फील्ड ये आर्मेचर, MATURE आर्मेचर, A1 A2 और करा है इसका फील्ड क्षेत्र आर्मेचर के समांतर। ये आर्मेचर है, ये फील्ड है आर्मेचर के समांतर में जुड़ा है। तो इसका नाम पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर आर्मेचर के समांतर में तो शंट होगा, तो शंट जनरेटर सही होगा। सीढ़ी जनरेटर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आर्मेचर की सीरीज में होना चाहिए, नीचे रहेगा तब यौगिक नहीं होगा। यौगिक में होल होना चाहिए, पूरे के समांतर में होना चाहिए, फिर ये भी नहीं होगा। स्वयं उत्तेजित जनरेटर, स्वयं उत्तेजित सेल्फ एक्साइटेड में अलग से उत्तेजित जनरेटर होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ये। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या है। डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर? तो पोल शू जो होता है 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन में पोल शू का काम क्या होता है? एयर गैप को कम करने के लिए। तो पोल शू जो होता है एयर गैप को कम नहीं करता बच्चों। ऑप्शन बी छेद की ताकत बढ़ाने के लिए, ये भी नहीं है क्योंकि उससे छेद की ताकत नहीं बढ़ती है। ऑप्शन सी चुंबकीय हानियों को कम करने के लिए, ये भी नहीं है। मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेज, पोल शू का उद्देश्य ये नहीं होता है। ऑप्शन डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाने के लिए। एयर गैप होता है उसमें समान रूप से फ्लक्स को फैलाएंगे। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका। ये तीनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 देते हैं। क्या दिया है? करेक्ट। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन डीसी जनरेटर? डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है? ऑप्शन ए दिया है निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी दिया है धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। ऑप्शन सी ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है। ऑप्शन डी रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो देखिए डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग, एक डीसी जनरेटर मान लीजिए ऐसे है और यहाँ से ऐसे बना करके स्प्लिट रिंग यहाँ लगा दिए, फिर यहाँ लगा दिए, यहाँ, ठीक।
तो स्प्लिट रिंग जो होती है इस पर स्प्लिट रिंग वोल्टेज को धारा को एक दिशा में प्रवाहित करती है, धारा को एक ही दिशा में जाने देती है, धारा को एक दिशा में जाने देती है। ठीक, तो इसमें देखिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा को एक दिशा में एकत्र करता है। निरंतर वोल्टेज बनाए स्प्लिट का काम ये नहीं होता है। फिर वोल्टेज ड्रॉप को कम करता है ब्रश पर, ये भी नहीं होता है। फिर उसके बाद है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है, ये भी नहीं होता है। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 28 क्वेश्चन का। तो बच्चों इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के मॉडल फर्स्ट के डीसी जनरेटर के जो पूरे 56 क्वेश्चन को 2 भागों में बांटा गया था, तो फर्स्ट भाग का लास्ट क्वेश्चन 28 था, तो खत आज यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आगे की क्लास में इसके दूसरे भाग को हम स्टार्ट करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।